हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने गुप्ता डायनेस्टी के जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कल्चरल अचीवमेंट और सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता एरा, यानी गुप्त जो अवधि थी, गुप्ता एरा था, उसमें जो कल्चरल अचीवमेंट थी या सांस्कृतिक उपलब्धियां थी वो क्या क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में या इस वीडियो लेक्चर में। और इसी के साथ में जो गुप्ता सोसाइटी थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुप्ता जो डायनेस्टी थी या कह सकते हैं कि द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज द पीरियड ऑफ गोल्डन पीरियड, यानी उसका जो पीरियड था गुप्ता डायनेस्टी का वो गोल्डन पीरियड था। तो वो क्यों था, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों था, और आपको समझ में आएगा कि उसको गोल्डन एरा क्यों कहा गया था। तो कल्चरल अचीवमेंट की बात करें सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी में, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। द गुप्ता रूलर्स was the follower of वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन का मतलब वैदिक धर्म, यानी वैदिक धर्म को वो फॉलो करते थे, या कह सकते हैं कि जो गुप्त शासक थे वो वैदिक धर्म के फॉलोवर थे, अनुयायी थे, या उसको फॉलो करते थे। इसके बारे में बात करें, दे परफॉर्म्ड अश्वमेधा यज्ञ। अश्वमेध जो यज्ञ होता है उसको भी वो परफॉर्म करते थे, संपादित करते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट बात करें, दे आल्सो सपोर्टेड बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो कह सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म और साथ ही साथ जैन धर्म को भी सपोर्ट करते थे, बौद्धिज्म और जैनिज्म, या कह सकते हैं कि वो सपोर्टर थे। द गुप्ता रूलर वॉज द सपोर्टर ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सपोर्ट करते थे। अब गुप्त डायनेस्टी का जो पीरियड था उस दौरान एक फॉरेन ट्रेवलर था, चाइना का, या कह सकते हैं चाइनीज ट्रेवलर था, एक चीन का यात्री था जिसका नाम था फाइयान। उसने गुप्त पीरियड के दौरान गुप्ता पीरियड के दौरान यहाँ विजिट किया था, और उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई थी गुप्ता पीरियड के बारे में। कि फाया ने बताया था कि उस समय जो क्राइम्स थे वो रेयरली टुक प्लेस, यानी बहुत ही कम क्राइम होते थे, अपराध बहुत कम थे। इसी के साथ उन्होंने बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गुप्ता पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, एक्सीलेंट था, अति उत्तम उत्तम एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अकॉर्डिंग टू फाइयान फाइयान अकॉर्डिंग टू फाइयान, फाइयान कौन था? ए चाइनीज ट्रेवलर, एक चाइनीज ट्रेवलर था फाइयान। उसके अनुसार चाइनीज ट्रेवलर था, और ये किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त, जब फाइयान ने विजिट किया था तब यहाँ पर रूल था चंद्रगुप्त सेकंड का। तो इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताया था गुप्त एम्पायर वॉज एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि गुप्त जो शासन था वो एडमिनिस्ट्रेशन में, या कह सकते हैं प्रशासन में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट था, अति उत्तम था।
क्राइम्स, और क्या बताया उन्होंने, तो उन्होंने बताया था क्राइम्स रेयरली टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के समय में जो क्राइम्स थे, अपराध थे, वो रेयरली होते थे, या कह सकते हैं बहुत कम थे। इसके अलावा बताया कि उन्होंने कि बर्डन ऑफ टैक्सेस, द बर्डन ऑफ टैक्सेस वरलेस, यानी जो टैक्स कर का जो दबाव था या भार था, द बर्डन ऑफ टैक्सेस वर लेस। तो ये बातें उनके द्वारा बताई गई थी, या कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो अपना जीवन वृत्तांत लिखा गया, सॉरी यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया था फाहियान के द्वारा, उसमें फाहियान ने बताया था कि गुप्ता एम्पायर वॉज एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि उस समय का जो शासन था, कह सकते हैं जो राजा के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था, वो बहुत ही एक्सीलेंट था। क्राइम्स, अपराध रेयरली टुक प्लेस, बहुत कम थे। द बर्डन ऑफ टैक्सेस वर लेस, और जो टैक्सेस का जो बर्डन था वो भी वो बहुत कम था। इसके अलावा संस्कृत was the ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत थी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, या कह सकते हैं जो कार्यालयों में जो यूज की जाने वाली उस समय की जो भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी। इसके अलावा कालिदास द ऑथर ऑफ, या कह सकते हैं द राइटर ऑफ, द ऑथर प्ले अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो कालिदास जो कि ऑथर था, कह सकते हैं लेखक था, एक नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो ये भी इसी पीरियड से बिलोंग करते हैं कालिदास। इसके अलावा शूद्रक, शूद्रक कालिदास, और नेक्स्ट था शूद्रक द ऑथर ऑफ प्ले मर्चकटिकम, मर्चकटिकम। तो शूद्रक जो प्ले मर्चकटिकम के राइटर थे वो भी इसी पीरियड से बिलोंग करते थे, तो इसको आप राइट कर लें। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर के कल्चरल अचीवमेंट के बारे में, और गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड क्यों कहा गया था, उसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये जो रीजंस मैं बता रहा हूँ वही गुप्ता डायनेस्टी को एक गोल्डन पीरियड के रूप में शो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया गुप्ता रूलर्स थे, वैदिक रिलीजन के फॉलोवर थे, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे, सपोर्टर थे बौद्धिज्म जैनिज्म के। और फाहियान जो एक फॉरेन ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में वो भारत में आया था, विजिट किया था उसने, और उन्होंने बताया था कि गुप्ता एम्पायर वॉज एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही एक्सीलेंट था, क्राइम रेयरली होते थे वहाँ पर, बर्डन ऑफ टैक्सेस भी कम था, संस्कृत वहाँ की ऑफिशियल उस समय की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। कालिदास जो ऑथर थे अभिज्ञान शाकुंतलम प्ले के, वो बिलोंग करते थे गुप्त पीरियड से। शूद्रक जो ऑथर थे प्ले मर्चकटिकम के, ये भी बिलोंग करते थे गुप्त पीरियड से। तो इसको आप राइट कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट।
विशाख दत्त द राइटर ऑफ द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस है। राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस के राइटर थे वो भी बिलोंग करते थे गुप्त पीरियड से। इसके अलावा रामायण, महाभारत, मनु संहिता। तो रामायण, महाभारत एंड मनु संहिता वर क्रिएटेड इन दिस एरा। इस एरा में रामायण, महाभारत और मनु संहिता क्रिएटेड हुई थी या इनकी रचना हुई थी। द डेसिमल सिस्टम was invented in this era। डेसिमल सिस्टम, दशमलव जो प्रणाली है उसका आविष्कार भी इसी एरा में हुआ था। इसके अलावा आर्यभट्ट, वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट, वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्त तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त कंट्रीब्यूटेड greatly to the development of एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? खगोल विज्ञान। जो भी अंतरिक्ष में खगोल पिंड है उनका अध्ययन करना एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। तो एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो उस समय या कह सकते हैं गुप्त पीरियड के दौरान आर्यभट्ट, ब्रह्ममिहिर और ब्रह्मगुप्त ने एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये जो सभी रीजन्स हम पढ़ रहे हैं वो सभी रीजन्स मिलकर गुप्त पीरियड को एक गोल्डन पीरियड बनाते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट है पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता की जो गुफाएं हैं, पेंटिंग ऑफ अजंता, अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जो पेंटिंग्स की गई हैं, अजंता केव नंबर 16। तो पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव नंबर 16 मेड इन दिस एरा, वो भी इसी एरा में बनी थी। मेड इन दिस एरा। इसके अलावा मेटलर्जिकल साइंस की बात करें, धातु शोधन विज्ञान की बात करें तो मेटलर्जिकल साइंस एक एडवांस्ड फॉर्म में था। तो मेटलर्जिकल साइंस
metallurgical science also advanced इन दिस एरा, इस एरा में जो मेटलर्जिकल साइंस थी वो क्या थी, एडवांस फॉर्म में थी, अधिक उन्नतशील थी कह सकते हैं। और इसका जो प्रमाण मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, दिल्ली का जो कुतुब कैंपस है वहां पर सिचुएटेड आयरन पिलर है वो इसका प्रमाण देता है, क्योंकि आज तक वो रस्ट फ्री है, यानी आज तक उसके जंग नहीं लगी है। तो द आयरन पिलर ऑफ, या कह सकते एट मेहरौली, द आयरन पिलर एट मेहरौली इन कुतुब कैंपस। तो कुतुब कैंपस में जो मेहरौली में है, कुतुब कैंपस मेहरौली में जो आयरन पिलर है, और वो कहां पर है, दिल्ली में है। इन दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल, किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मेटलर्जिकल साइंस का। तो द आयरन पिलर एट मेहरौली इन कुतुब कैंपस इन दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इसके अलावा बुद्धा की कॉपर स्टेचू है 80 फीट हाई, जो कॉपर स्टेचू है कहाँ पर है, नालंदा, नालंदा में है, जो बिहार में है, मैंने बताया था नालंदा बिहार में है। तो नालंदा में बुद्धा की जो 80 फीट हाई कॉपर स्टेचू है वो भी मेटलर्जिकल साइंस, उस समय की जो मेटलर्जिकल साइंस थी उसके बारे में बताती है। इसके अलावा सुल्तानगंज में बुद्धा की 7.5 मीटर हाई कॉपर स्टेचू है। तो ये सभी मिलकर उस समय के बारे में या उस समय का जो पीरियड था उसके बारे में हमें बताते हैं, और ये सभी रीजन्स मिलकर उस समय के पीरियड को गोल्डन पीरियड बनाते हैं। तो अभी हमने कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता एरा देखा या उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में स्टडी की। अब हम नेक्स्ट जो गुप्ता सोसाइटी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं गुप्ता सोसाइटी। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा होगा, और कुछ टॉपिक्स अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम गुप्ता सोसाइटी के बारे में। गुप्ता सोसाइटी की बात करें गुप्ता सोसाइटी, तो गुप्ता सोसाइटी में जो कास्टेस थी वो किस पर थी, बर्थ के आधार पर बनी थी। जबकि वैदिक टाइम पर क्या होता था, कास्टेस थी वो एक्शंस के आधार पर होती थी। एक्शंस का मतलब व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसको कास्ट में रखा जाता था। लेकिन गुप्ता पीरियड के दौरान जो कास्टेज बनी थी वो बर्थ के आधार पर थी, ना कि कर्म के आधार पर। तो सबसे पहले हम गुप्ता सोसाइटी के बारे में बता सकते हैं तो कि द बेसिस ऑफ कास्टेज, कि कास्टेज का जो बेसिस था, द बेसिस ऑफ कास्टेज वाज बर्थ इंस्टेड ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब कर्म या कार्य। तो व्यक्ति के जो कर्म होते थे उनके अलावा जो कास्टेज थी वो किस पर आधारित थी, बर्थ पर। अब बात करें सोसाइटी में, जो गुप्ता सोसाइटी थी वो 4 कास्टेज में डिवाइडेड थी। तो द गुप्ता सोसाइटी was divided into 4 castes।
अब वो 4 कास्टेस कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले थी हाईएस्ट कास्ट, जिसका नाम था ब्राह्मण्स। सेकंड थी क्षत्रिय। थर्ड थी वैश्य। और फोर्थ थी शूद्र। तो ये 4 कास्टेस थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 कास्टेस थी। ब्राह्मण थी वो सबसे हाईएस्ट कास्ट थी, हाईएस्ट कास्ट। और इसका जो कार्य था वो क्या था? तो ब्राह्मण्स का जो कार्य था वो था स्टडिंग, इसी के साथ में टीचिंग, पढ़ना पढ़ाना। इसके अलावा परफॉर्मिंग, जो भी रिचुअल्स परफॉर्म होती थी वो कौन करवाता था? ब्राह्मणी करवाता था। परफॉर्म यज्ञ एंड रिचुअल्स। क्षत्रिय था, सेकंड कास्ट में आता था, हाईएस्ट कास्ट ब्राह्मण, सेकंड यानी ब्राह्मण से नीचे था क्षत्रिय। और क्षत्रिय का जो वर्क होता था वो क्या था? प्रोटेक्ट द नेशन, कि जो नेशन था उसकी प्रोटेक्ट द नेशन, राष्ट्र की रक्षा करना, सुरक्षा करना। वैश्य का जो वर्क था वो था परफॉर्म ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी ये जो ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड जो भी वर्क होते थे वो कौन परफॉर्म करता था? और फोर्थ कास्ट थी शुद्ध, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर था, यानी अदर 3 कास्टेस थी उनको अपनी सर्विस देता था कौन? शूद्र। इस प्रकार गुप्ता सोसाइटी थी वो 4 कास्टेज में डिवाइड थी। फर्स्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। तो ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण थी हाईएस्ट कास्ट जिसका वर्क था स्टडिंग, टीचिंग, परफॉर्मिंग यज्ञ। सेकंड थी क्षत्रिय, प्रोटेक्ट द नेशन। वैश्य परफॉर्म ट्रेड एंड कॉमर्स, परफॉर्म द वर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और फोर्थ था शूद्रा जिसका वर्क था सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा हम बात करें उस समय वुमेन्स की कंडीशंस के बारे में, तो वुमेन्स सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखती थी सोसाइटी में। वुमेन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखती थी सोसाइटी में। वुमेन्स की जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी, कह सकते हैं संतोषप्रद थी वुमेन्स की कंडीशंस। वेल सिस्टम प्रिवेलेंट नहीं था, या कह सकते हैं जो पर्दा प्रथा होती थी वो उस समय प्रचलन नहीं थी। वुमेन्स एजुकेशन थी वो भी प्रिवेलेंट थी, यानी महिलाओं को शिक्षा देना ये भी उस समय प्रिवेलेंट था, प्रचलन में था। और जो भी कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स होता था, कोई भी धार्मिक कोई भी क्रियाकलाप होता था, उसमें हस्बैंड के साथ वाइफ की जो उपस्थिति थी, या कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ वाइफ कंपल्सरी या मैंडेटरी था, किसके साथ? हस्बैंड के साथ में। इसी के अलावा वहां पर एजुकेशन महिला वुमेन एजुकेशन थी वो भी प्रिविलेंट थी, ये मैंने बता दिया। तो इस प्रकार जो कह सकते हैं कि जो वुमेन्स की कंडीशंस थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी। तो कह सकते हैं द कंडीशंस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड was satisfactory, संतोषप्रद थी, सेटिस्फैक्ट्री थी कंडीशन। कैसे थी? क्योंकि उस समय जो वुमेन्स थी उनको अधिकार थे, सभी अधिकार थे वुमेन्स को। कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स होता था उसमें वाइफ की प्रेजेंस मैंडेटरी थी। तो इसको भी राइट करो आप, इन रिलीजियस रिचुअल्स, कोई भी रिचुअल्स होती थी रिलीजियस, तो प्रेजेंस ऑफ वाइफ विद हस्बैंड मैंडेटरी।
मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य, मैंडेटरी अनिवार्य था। इसी के अलावा बात करें वुमेन अलाउड टू ऑब्टेन एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था उनको या अनुमति थी। वेल सिस्टम वॉज प्रोहिबिटेड, वेल सिस्टम यानी पर्दा प्रथा, वेल सिस्टम वॉज प्रोहिबिटेड यानी वेल सिस्टम पर रोक थी, प्रचलन में नहीं था वेल सिस्टम, पर्दा प्रथा। इसी के अलावा बात करें तो 8 टाइप्स ऑफ मैरिज वर इन ट्रेंड, उस समय 8 प्रकार के विवाह होते थे गुप्ता पीरियड के दौरान। और इसी के अलावा अगर किसी के पुत्र नहीं होता था तो उसकी प्रॉपर्टी पर जो अधिकार होता था वो किसका होता था, इनिशियली कह सकते हैं इनिशियली जो राइट होता था वो किसका होता था, उसकी वाइफ का होता था। तो ये था गुप्ता सोसाइटी के बारे में। तो गुप्ता सोसाइटी के बारे में हमने देखा, गुप्ता सोसाइटी में जो कास्टेज का बेसिस था वो बर्थ था, एक्शन नहीं थे। इसके अलावा गुप्ता सोसाइटी 4 कास्टेज में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। महिलाओं के कंडीशंस की बात करें तो सेटिस्फैक्ट्री थी। रिलीजियस रिचुअल्स में वाइफ की प्रेजेंस हस्बैंड के साथ मैंडेटरी थी। वुमेन्स को एजुकेशन ऑब्टेन करने की अनुमति थी। वेल सिस्टम प्रोहिबिटेड था। इसके अलावा अगर मान लो किसी के पुत्र नहीं था तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर इनिशियली राइट था वो किसका था, उसकी पत्नी का हुआ करता था। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में गुप्ता पीरियड की कल्चरल अचीवमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्ता सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए इस चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।